वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए, वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Fundamental Rights, Part 3, covering constitutional remedies and related aspects from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. इस टॉपिक का समरी नोट्स और MCQs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम बात करेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और फंडामेंटल राइट्स से जुड़े कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। एम लक्ष्मीकांत की बुक से। आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कहा था, मतलब संविधान की आत्मा और हृदय, हार्ट एंड सोल। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसलिए क्योंकि ये आर्टिकल अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उनके एनफोर्समेंट के लिए, मतलब उन्हें लागू करवाने के लिए एक गारंटीड उपाय देता है। अच्छा, गारंटीड। हाँ, गारंटीड मतलब राइट्स का होना एक बात है, पर अगर वो छीने जाए तो आप कोर्ट जा सकें, ये अश्योरेंस आर्टिकल 32 देता है। इसीलिए ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर भी माना है, जिसका मतलब है कि पार्लियामेंट इसे अमेंड करके भी हटा नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्टिकल 32 के तहत मेन प्रोविजंस क्या-क्या हैं? इसमें बेसिकली 4 मुख्य बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, मौलिक अधिकारों के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट गारंटीड है। ओके। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट को इन राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या फिर रिट्स जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी और को वारंटो, ये सब जारी करने की पावर है। ये रिट्स वाली बात इंटरेस्टिंग है, इस पर आएंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड, पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा, ये रिट्स जारी करने की पावर दे सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के तहत ये पावर्स पहले से मिली हुई हैं। हाँ, ये तो है। और फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट जाने का ये जो राइट है, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिवाय एक कंडीशन के, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, वो भी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से अंडर आर्टिकल 359। समझ गई। तो इसका मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स का डिफेंडर और गारंटर है, और इसकी ज्यूरिसडिक्शन को ओरिजिनल और वाइड भी कहा जाता है। ओरिजिनल क्यों कहते हैं? ओरिजिनल इसलिए क्योंकि कोई भी पीड़ित नागरिक, मतलब एग्रीव्ड सिटीजन, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे लोअर कोर्ट से अपील के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, सीधा दरवाजा खटखटा सकता है। अच्छा। डायरेक्टली एससी। और वाइड का क्या मतलब है? वाइड इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सिर्फ ऑर्डर्स या डायरेक्शंस देने तक ही सीमित नहीं है, वो हर तरह की रिट्स जारी कर सकता है, जो हमने अभी मेंशन की। अच्छा। पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, आर्टिकल 32 के तहत सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटीड फंडामेंटल राइट्स ही एनफोर्स किए जा सकते हैं, कोई और राइट नहीं, जैसे नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या स्टैट्यूटरी राइट्स, वो सब नहीं। तो उनके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। बेसिकली एससी की ज्यूरिसडिक्शन यहाँ हाई कोर्ट के साथ कंकरेंट है, एक्सक्लूसिव नहीं। राइट। अब आते हैं इन रिट्स पर। ये काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। ये है क्या एग्जैक्टली, कहाँ से आई हैं? हाँ, ये इंग्लिश लॉ से ली गई हैं। वहां इन्हें प्रीरोगेटिव रिट्स कहते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 मेन रिट्स हैं। नंबर 1 है हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस, हाँ, ये नाम सुना है। इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये बेसिकली इलीगल डिटेंशन, मतलब अवैध हिरासत के खिलाफ पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए है। अगर किसी को गलत तरीके से डिटेन किया गया है तो कोर्ट ये रिट इशू करके उसे अपने सामने पेश करने का ऑर्डर दे सकती है। और ये किसके खिलाफ इशू हो सकती है? ये पब्लिक अथॉरिटीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। ये इसकी खासियत है। ओके, नेक्स्ट। सेकंड है मैंडेमस। इसका मतलब है वी कमांड। ये कोर्ट का एक तरह से ऑर्डर है किसी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी, कॉर्पोरेशन या फिर किसी इंफीरियर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को। किस लिए ऑर्डर? उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज करने के लिए, अगर उन्होंने वो ड्यूटी करने से मना कर दिया हो या फेल हो गए हो। अच्छा, पर ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर लागू नहीं होती? नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज डिस्क्रिशनरी ड्यूटीज, मतलब जहां ड्यूटी करना मैंडेटरी ना हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस प्रेसिडेंट या गवर्नर्स या एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जारी नहीं हो सकती। गॉट इट। थर्ड रिट? थर्ड है प्रोहिबिशन, मतलब टू फॉरबिड, यानी रोकना। ये हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी किया जाता है।
मतलब अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई कर रहा हो तो? हाँ बिल्कुल, तब हायर कोर्ट उसे रोक सकती है। पर यह ध्यान रहे, ये सिर्फ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के खिलाफ होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव या प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ नहीं। और ये तब इशू होती है जब प्रोसीडिंग्स चल रही हों। एक तरह से ये प्रिवेंटिव है। ये सिर्फ रोकती है। ओके, तो फोर्थ वाली कौन सी है? फोर्थ है सर्टिसोराय। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये भी हायर कोर्ट द्वारा लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को जारी की जाती है। तो ये प्रोहिबिशन से अलग कैसे है? इसमें दो बातें हैं। हायर कोर्ट या तो केस को लोअर कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे सकती है या फिर लोअर कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को रद्द, स्क्वॉश कर सकती है। ये जुरिस्डिक्शन की कमी या जुरिस्डिक्शन से ज्यादा काम करने या कानून की गलती, एरर ऑफ लॉ के आधार पर जारी होती है। अच्छा, तो प्रोहिबिशन जहां सिर्फ प्रिवेंटिव है, वहीं सर्श्योरेरी प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव मतलब गलती सुधारने वाली भी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1991 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई थी। उसके बाद से ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, अगर वो इंडिविजुअल्स के राइट्स को अफेक्ट करते हों। इंटरेस्टिंग। और फाइनल फिफ्थ रेट? फिफ्थ है को वारंटो। इसका मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी, और वारंट मतलब किस अधिकार से। ये रिट किसी व्यक्ति के पब्लिक ऑफिस पर दावे की लीगैलिटी यानी वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है। अच्छा, मतलब कोई गलत तरीके से पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करने। एग्जैक्टली। और इसमें एक और खास बात है, इसे कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन मांग सकता है, जरूरी नहीं कि वो खुद पीड़ित हो। ओह वाओ। कोई भी? हाँ, कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन। लेकिन ये सिर्फ सब्सटैंटिव पब्लिक ऑफिस के लिए है, जो परमानेंट नेचर का हो और लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया हो। ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस या प्राइवेट ऑफिस के लिए नहीं है। ये 5 रेट्स तो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्समेंट के लिए बहुत क्रूशियल हैं। अब आपने बताया कि हाई कोर्ट्स भी आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की रिट जुरिस्डिक्शन में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? हाँ, इसमें 3 मेन डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट, स्कोप का डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए रिट्स जारी कर सकता है, सिर्फ एफआरस के लिए? हाँ, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स जारी कर सकता है। एनी अदर पर्पस का मतलब है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स का एनफोर्समेंट। तो इस मामले में हाई कोर्ट का स्कोप टेक्निकली वाइडर है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड डिफरेंस? सेकंड है टेरिटोरियल एक्सटेंट का। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, जबकि हाईकोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन सामान्यतः उसके अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन तक ही सीमित होती है या फिर उस टेरिटरी के बाहर भी हो सकती है, अगर कॉज ऑफ एक्शन मतलब मामले का कारण उसके जुरिस्डिक्शन में पैदा हुआ हो। तो टेरिटोरियल रीच के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वाइडर है। ओके, एक जगह एचसी वाइडर, दूसरी जगह एससी वाइडर। थर्ड डिफरेंस रेमेडी के नेचर का है। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए रिट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करना बाइंडिंग है, वो मना नहीं कर सकता। जबकि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की रिट जुरिस्डिक्शन डिस्क्रिशनरी है, मतलब हाई कोर्ट रेमेडी देने से मना भी कर सकता है। अच्छा, ये डिस्क्रिशनरी वाला पॉइंट भी नोट करने लायक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आर्म्ड फोर्सेस और मार्शल लॉ की बात करते हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स उन पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे आम नागरिकों पर? नहीं, पूरी तरह से नहीं। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे आईबी, रॉ और ऐसी ही दूसरी फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट या एब्रोगेट मतलब सीमित या खत्म कर सकती है। ऐसा क्यों? ताकि वो अपनी ड्यूटीज सही तरीके से निभा सकें और उनमें डिसिप्लिन बना रहे। ये देश की सिक्योरिटी के लिए जरूरी समझा गया है और ये कानून बनाने की शक्ति सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास नहीं। ओके, पार्लियामेंट ने इस पावर का यूज किया है। हाँ बिल्कुल। पार्लियामेंट ने आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1966, बीएसएफ एक्ट वगैरह बनाए हैं। ये एक्ट्स मेंबर्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू अटेंड पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। राइट। अब आर्टिकल 34 मार्शल लॉ की बात करते हैं। ये क्या है? आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से डील करता है। मार्शल लॉ का सीधा मतलब है मिलिट्री रूल। जब किसी एरिया में ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो जाता है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाता, तो मिलिट्री को चार्ज दे दिया जाता है। तो उस दौरान फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है?
जब किसी एरिया में मार्शल लॉ लागू होता है तो पार्लियामेंट कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट किसी भी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा उस एरिया में व्यवस्था बनाए रखने या रिस्टोर करने के लिए किए गए किसी भी काम के लिए इंडेमनिफाई कर सकती है, मतलब उसे लीगल एक्शन से बचा सकती है। मार्शल लॉ के तहत दी गई सजा या आदेश को भी वैलिडेट कर सकती है। ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से अलग है। हाँ, ये नेशनल इमरजेंसी से बिल्कुल अलग है। मार्शल लॉ स्पेसिफिक एरियाज में लगता है और मिलिट्री रूल इम्पोज करता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश या उसके किसी हिस्से में लग सकती है और वो गवर्नमेंट और फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करती है, पर मिलिट्री रूल नहीं लाती नेसेसरली। ओके, क्लियर है। अब एक बहुत डिबेटेड टॉपिक पर आते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। ये पहले फंडामेंटल राइट था, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। आर्टिकल 19(1)(f) नागरिकों को प्रॉपर्टी एक्वायर करने, होल्ड करने और डिस्पोज करने का राइट देता था, और आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी के डेप्रिविएशन से प्रोटेक्शन देता था। तो फिर इसे हटाया क्यों गया? काफी विवाद हुआ था इस पर। हाँ, बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, खासकर लैंड रिफॉर्म्स और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन को लेकर। सरकार जब जमींदारी अबॉलिश करना चाहती थी या लैंड सीलिंग्स लगाना चाहती थी तो राइट टू प्रॉपर्टी आड़े आ रहा था। कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, 1st, 4th, 7th, फिर 25th, 39th, 40th, 42nd, बेसिकली इस राइट को कर्टेल करने या एक्सेप्शंस बनाने के लिए। बाप रे, इतने सारे अमेंडमेंट्स। हाँ, फाइनली जनता पार्टी गवर्नमेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही हटा दिया। आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया। तो अब इसका स्टेटस क्या है? ये खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हटाकर पार्ट 12 में एक नए आर्टिकल 300A के तहत डाल दिया गया। आर्टिकल 300A वो क्या कहता है? आर्टिकल 300A कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है। एग्जैक्टली, अब ये एक लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? मतलब FR न होने से क्या फर्क पड़ा? कई फर्क पड़े। पहला, अब इसके वायोलेशन पर कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकता। हाँ, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं, क्योंकि वो एनी अदर पर्पस के लिए भी रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, और दूसरा, अब इसे पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ बनाकर रेगुलेट, कर्टेल या मॉडिफाई कर सकती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जैसा फंडामेंटल राइट्स के केस में होता है। मतलब सरकार के लिए प्रॉपर्टी लॉज बनाना आसान हो गया। एक तरह से हाँ। तीसरा, ये राइट अब एग्जीक्यूटिव एक्शन के खिलाफ तो प्रोटेक्शन देता है, मतलब सरकार बिना कानून बनाए आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती, लेकिन लेजिस्लेटिव एक्शन के खिलाफ गारंटीड प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर पार्लियामेंट कानून बनाकर प्रॉपर्टी लेती है तो उसे चैलेंज करना मुश्किल है, जब तक कि वो कानून ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना हो। और कॉम्पेंसेशन का क्या? पहले आर्टिकल 31 में कॉम्पेंसेशन की बात थी। हाँ, पहले थी। अब आर्टिकल 300A में कॉम्पेंसेशन का एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है, मतलब कॉम्पेंसेशन का राइट अब गारंटीड फंडामेंटल राइट नहीं रहा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पेंसेशन मिलेगा ही नहीं। जनरली लॉज में प्रोविजन होता है, पर हाँ, 2 केसेस में कॉम्पेंसेशन गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। पहला, जब स्टेट किसी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी एक्वायर करे, ये आर्टिकल 30 के तहत प्रोटेक्शन है। और दूसरा, जब स्टेट किसी व्यक्ति की पर्सनल कल्टीवेशन वाली लैंड एक्वायर करे जो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर हो, ये आर्टिकल 31A के तहत प्रोटेक्शन है। ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या फंडामेंटल राइट्स की कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? मतलब ऐसी प्रोविजंस जो FRs को ओवरराइड करती हों? हाँ, है। आर्टिकल 31A, 31B और 31C, ये 3 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस कंटेक्स्ट में। ये कुछ लॉज को फंडामेंटल राइट्स, खासकर आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 19 6 फ्रीडम्स के उल्लंघन के आधार पर चैलेंज किए जाने से बचाते हैं। अच्छा, जैसे आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31A 5 कैटेगरीज के लॉज को प्रोटेक्शन देता है। ये मेनली एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रीज के अमेलगमेशन या मैनेजमेंट को लेकर हैं, जैसे एस्टेट्स का एक्विजिशन, स्टेट द्वारा प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट लेना, कॉर्पोरेशंस का अमेलगमेशन, डायरेक्टर्स के राइट्स खत्म करना या माइनिंग लीजेस को मॉडिफाई करना। अगर इन कैटेगरीज में कोई कानून बनता है तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के वायलेशन के आधार पर इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता। ओके, और आर्टिकल 31B? ये 9th शेड्यूल से जुड़ा है, राइट? हाँ, बिल्कुल।
आर्टिकल 31B कहता है कि 9th शेड्यूल में शामिल किए गए एक्ट्स और रेगुलेशंस को इस ग्राउंड पर वॉइड नहीं माना जाएगा कि वो पार्ट 3 के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। मतलब एक तरह से ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दे दी गई। तो 9th शेड्यूल में कुछ भी डाल दो और वो इम्यून हो गया। ओरिजिनली यही आइडिया था। इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1941 में लाया गया था लैंड रिफॉर्म लॉज को बचाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आईआर कोहिलियो केस 2007 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। हाँ, ये केस सुना है। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से पूरी तरह इम्यून नहीं है। अप्रैल 24, 1973 ये केशवानंदा भारती केस की डेट है। इस डेट के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगर वो कानून आर्टिकल्स 14, 15, 19, 21 या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। मतलब 9th शेड्यूल अब एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं देता। ठीक है, अब आर्टिकल 31C? आर्टिकल 31C 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DSP, आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने वाले कानूनों को बचाता है। आर्टिकल 39B रिसोर्सेज के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है और 39C कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकने की। तो अगर इन 2 DSPs को लागू करने के लिए कोई कानून बनता है तो उसे आर्टिकल 14 या 19 के वायलेशन के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ 39B और C? हाँ, ओरिजिनली 25th अमेंडमेंट 1971 से यही प्रोविजन था। केशवानंदा भारती केस 1973 ने इसे वैलिड ठहराया था। बाद में 42nd अमेंडमेंट 1976 ने इसका स्कोप बढ़ाकर सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक कर दिया था। मतलब किसी भी DSP को लागू करने वाले कानून को आर्टिकल 14 और 19 से इम्यूनिटी देने की कोशिश की थी। ओह, तो वो मान्य हुआ नहीं। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन को इनवैलिड कर दिया। कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच हार्मनी और बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है और आप DPSPs को इंप्लीमेंट करने के लिए FRs को पूरी तरह सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते। तो आज की स्थिति यह है कि आर्टिकल 31C सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने वाले लॉज को ही आर्टिकल 14 और 19 से बचाता है। ये पूरा एवोल्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। अच्छा, इतनी सारी बातें हुई फंडामेंटल राइट्स पर, लेकिन इनकी कुछ क्रिटिसिज्म्स भी तो होती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। क्रिटिक्स कई पॉइंट्स उठाते हैं, जैसे एक्सेसिव लिमिटेशंस कहा जाता है कि जितने राइट्स दिए गए हैं उतने ही एक्सेप्शंस और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए हैं। फिर सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का अभाव, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ वगैरह, ये एक्सप्लिसिट FRs नहीं है। हालांकि SC ने इंटरप्रिटेशन से कुछ को शामिल किया है। और नो क्लैरिटीज? कुछ टर्म्स जैसे पब्लिक ऑर्डर, माइनॉरिटीज, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक इंटरेस्ट, ये काफी वेग हैं और इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करते हैं। नो परमानेंसी, पार्लियामेंट इन्हें कर्टेल या अबॉलिश कर सकती है। हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अब एक चेक है। इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन हो जाता है। हाँ, ये सस्पेंशन वाला पॉइंट तो है। फिर एक्सपेंसिव रेमेडी, कोर्ट जाना आम आदमी के लिए महंगा और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये स्टेट को आर्बिट्ररी पावर देता है। और आखिर में कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नो कंसिस्टेंट फिलॉसफी है, मतलब ये अलग अलग सोर्सेज से लिए गए प्रिंसिपल्स का मिक्सचर है। ये क्रिटिसिज्म्स तो वैलिड लगती हैं अपनी जगह। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है भारतीय डेमोक्रेसी में। वो एब्सोल्युटली इमेंस सिग्निफिकेंस है। देखिए, ये क्रिटिसिज्म्स अपनी जगह हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की बेडरॉक है, नींव है। ये इंडिविजुअल राइट्स और डिग्निटी के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं। ये रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब कानून का शासन, ना कि किसी व्यक्ति का। सही बात है। ये माइनॉरिटीज और समाज के वीकर सेक्शंस के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं, सोशल इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट की एब्सोल्यूट अथॉरिटी पर चेक लगाते हैं, उसे टायरेनिकल होने से रोकते हैं। एक तरह से ये सिटीजन्स को स्टेट के खिलाफ एम्पावर करते हैं। तो इनका महत्व बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बाहर भी कुछ राइट्स दिए गए हैं? हाँ, दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट्स हैं। जैसे आर्टिकल 265 कहता है, नो टैक्सेशन एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये भी एक राइट है? हाँ। फिर आर्टिकल 300A, जिसकी हमने बात की, राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये पार्ट 12 में है। आर्टिकल 301 है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया,
ये पार्ट 13 में है। आर्टिकल 326 है राइट टू वोट इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो इनमें और फंडामेंटल राइट्स में क्या फर्क है? मेन फर्क रेमेडी का है। ये राइट्स भी जस्टिशिएबल हैं, मतलब इनके वायलेशन पर कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत नहीं जा सकते, क्योंकि वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए हैं। इनके लिए आपको हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जाना होगा या फिर ऑर्डिनरी सूट फाइल करना होगा लोअर कोर्ट्स में। अंडरस्टूड। तो ये थी फंडामेंटल राइट्स पर हमारी डिटेल्ड चर्चा एम लक्ष्मीकांत के पर्सपेक्टिव से। अंत में एक विचारणीय बिंदु शायद ये हो सकता है कि जिस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस बदला और आर्टिकल्स 31A, 31B, 31C जैसे प्रोविजंस आए, ये दिखाता है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स और स्टेट की पावर्स, खासकर सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने की पावर के बीच का जो बैलेंस है, वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए लगातार रीडिफाइन होता रहा है, इवॉल्व होता रहा है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है शायद। बिल्कुल सही कहा। ये बैलेंस हमेशा से एक डायनामिक इशू रहा है और आगे भी रहेगा। ये था आज का यूपीएससी बुक इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।